सबसे बड़ा इल्ज़ाम कांग्रेस का ये है कि आपकी सरकार सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, चिदम्बरम के खिलाफ बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए तरह तरह के केसेस खड़े कर रही है। जैसे इशरत जहां का केस, पार्लियामेंट में आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इशरत को लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताया। ये जो हलफनामा था वो सोनिया गांधी के इशारे पर बदला गया। और आज ये खबर हमें मिली है, जो कुछ भी दस्तावेज में है उसी आधार पर जो अदालत को कार्रवाई करनी होगी करेगी। और मैं संसद में भी बतला चुका हूं, इशरत जहां से जुड़े हुए कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि गृह मंत्रालय की फाइलों में होने चाहिए थे वह उपलब्ध नहीं है। और उसकी जांच करने के लिए मैंने एक कमेटी भी बना रखी है। कमेटी की रिपोर्ट भी अब जल्दी आने वाली है। कौन दोषी है कौन नहीं है इसका आप कह रहे हैं कि फाइलें गायब कर दी थी उन्होंने? कुछ चीज़ें कुछ गायब हैं, कुछ पेपर्स गायब मिसिंग हैं, जो होने चाहिए थे वो नहीं है। आपके जो सहयोगी मंत्री हैं, और एफिडेविट भी हम लोगों ने नहीं भर दी थी। एफिडेविट में जो कुछ भी चेंजेज हुए थे वह कांग्रेस के समय ही हुए थे, कांग्रेस के लोगों ने किया था। हाँ, लेकिन किरण रिजिजू ने यह कहा कि यूपीए और एमएचए मिलकर काम कर रहे थे, लश्कर तैयबा के साथ यूपीए की सरकार मिली हुई थी। क्या बात, नहीं उस समय की बात जी नहीं। फिर भी मैं ऐसा नहीं मानता कि एमएचए होम मिनिस्ट्री जो है मिलकर काम करेगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बल्कि मैं यह मानता हूँ कि हो सकता है कि किसी ने राजनीतिक कारणों से कुछ उसमें इधर उधर करने की कोशिश। पार्लियामेंट में सोनिया गांधी का नाम लिया था कि उनके इशारे पर एफिडेविट बदला गया। किसने किया था? हमने नहीं कहा था। अनुराग ठाकुर आपकी पार्टी के सीनियर एमपी हैं, उन्होंने कहा था। ठीक है, वो जानकारी उनके पास जो होगी उस आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा। और आज जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, इसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ? देखिए, मैं व्यक्तिगत इल्जाम सामान्यतः मैं किसी के ऊपर लगाना न लगाता हूं और न लगाने में मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं उस मामले को, इशरत जहां के मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है। और मेरा मानना है कि आतंकवाद जैसे सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसका मुकाबला करने के लिए सारे भेदभावों से ऊपर उठकर सारे देश को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए। राजनाथ जी, इल्ज़ाम तो उल्टा है। इल्ज़ाम तो यह है कि आप लोगों ने, आपकी सरकार ने राजनीतिकरण किया। आरटीआई की इंक्वायरी मांगी गई होम मिनिस्ट्री से, उनसे पूछा गया क्या इसमें सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस था। आरटीआई ने इंफॉर्मेशन दी है, एमएचए ने रिप्लाई दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि सोनिया गांधी ने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया। ये आज के अखबार में छपी हुई खबर है। ये कब की है? आज की। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको नई जानकारी दे दी। पूरी आरटीआई की रिपोर्ट देखने के बाद, और मैं कहता हूं कि मान लीजिए, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर तो किसी के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी ने हस्तक्षेप भी किया होगा तो क्या फाइल में दर्ज होगा कि हस्तक्षेप किया है? तो आरटीआई कहां से जानकारी? ऐसा नहीं होता। अब क्या है आरटीआई? पहले मैं आरटीआई के में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी हासिल करने के बाद। लेकिन ये तो सच है कि सरकार बदलने के साथ आतंकवादियों की परिभाषा बदल गई। इशरत जहां पिछली सरकार में इनोसेंट थी, इस सरकार ने उसको लश्कर तौबा। वैसे पिछली सरकार ने भी पहले उसे आतंकवादी माना था, एक एफिडेविट में माना था। पिछली सरकार ने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी आतंकवादी माना था, 8 साल जेल में रहा था। एनआईए ने जांच करी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सांप को रस्सी, रस्सी को सांप कर दिया। अब नहीं, एनआईए ने, एनआईए एक यहाँ की ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी है। और मैं रजत जी आज आपके अदालत कार्यक्रम के माध्यम से देश को भी बतलाना चाहता हूँ, अभी तक यह परंपरा थी कि एनआईए होम मिनिस्ट्री को अपनी फाइल ये भेजती थी, लीगल ओपिनियन लेनी होती थी लॉ मिनिस्ट्री से, तब भी इसमें लें कि न लें। जानते हैं, एनआईए की ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह फैसला किया है और एनआईए को कहा है कि आपको ऑटोनॉमी हासिल है, स्वायत्तता आपको हासिल है। होम मिनिस्ट्री के पास आपको अपनी फाइल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कोई यदि लीगल ओपिनियन लेनी है तो एनआईए सीधे लॉ मिनिस्ट्री को अपनी फाइल भेज सकता है और वहां से लीगल ओपिनियन सीख कर सकता है। इससे बड़ी स्वायत्तता किसी ऑर्गेनाइजेशन को और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और निष्पक्षता क्या हो सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 8 साल तक सारे गवाह बोलते रहें, सरकार बदले और 2 साल में सारे गवाह बदल जाएं? अब एनआईए से पूछिए क्यों पहले ऐसा होता रहा है और क्यों अब ऐसा हो गया है। अब दिग्विजय सिंह तो इल्जाम लगाते हैं कि होम मिनिस्ट्री के दबाव में ये सब काम हो रहा है। तो मैंने कहा ना,
अब तो मैंने फाइल वापस कर, लीगल ओपिनियन भी दी, आपको ले दी है तो आप सीधे अपनी फाइल भेजो। वो फाइल मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, केस चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। यह आदेश होम मिनिस्ट्री नहीं देगी। पहली बार यह कदम उठाया गया है। लेकिन ये तो सच है कि कभी नेशनल हेराल्ड का केस सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी ऑगस्टा वेस्टलैंड में उनका नाम, ये सब हेडेक पता नहीं क्यों उन लोगों परेशान ने करने के लिए आप करते हैं। अरे मैं, ये सारा मामला अदालत में है। उस समय हम लोगों ने कहा ये सब सारे मामले उठाए थे। अब हेडेक लोगों ने अपने सिर पर ले रखा है, तो मैं क्या करूं। सुब्रमण्यम स्वामी को इटली की अदालत में केस चल रहा है। इटली में लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। अब इटली में मचेगा तो बट नेचुरल है। यदि हमारे देश के नेताओं का नाम आएगा तो यहाँ आप जैसे लोग मीडिया में जो हैं वो लोग भी स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा करेंगे। हम क्या करें, हम जानबूझ कर कांग्रेस दुर्भावना से तो किसी कहते को हैं नहीं कि फंसाना। आपने और मोदी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी को उनके पीछे लगा दिया है। अरे क्या बात है। वो हर थोड़े दिन में कोई नया खुलासा करते हैं। ये स्वामी से पूछिए कि उनके पास कुछ तथ्य होंगे तभी तो खुलासा करते हैं। स्वामी जी तो जब मुंह खोलते हैं या तो सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहते हैं या राहुल गांधी के बारे में। तो मुझे लगता है कि अभी तक स्वामी जी को आपने आपकी अदालत के कार्यक्रम में बुलाया नहीं। बुलाया मुझे लगता है कि उनको बार बार बुलाना पड़ेगा। नहीं, बुला सकते हैं आप उनको। नहीं, वो तो खुलकर बोलने वाले हैं, बहुत ही स्पष्टवादी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास फाइनल राउंड है। हाँ जी, इनको दीजिए। 2017 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठ सकता है? देखो बेटा, राम मंदिर के मुद्दे को जहां तक मैं चुनावी मुद्दा नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि यह भारत का एक सांस्कृतिक मुद्दा है। बीजेपी से एक्सपेक्टेड करते हैं हिंदू लोग की ऐसा राम चुनावी मुद्दा नहीं। चुनावी मुद्दा जो है धर्म से जुड़े हुए मामलों को कोई चुनावी मुद्दा नहीं बना। चुनावी मुद्दा तो सचमुच विकास का होना चाहिए, भारत के इस देश के विकास का होना चाहिए। अब यह मामला राम मंदिर का अदालत में चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि एपेक्स कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत में, ऊंची अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है, तो अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें भी डॉक्टर स्वामी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए 2-3 दिन पहले ये कहा, मैंने कहा स्वामी जी को तजत जी बुला लीजिएगा आपकी अदालत में। नहीं, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा। डेट बता दी स्वामी जी ने कहा जी आपकी अदालत में, इसीलिए तो कहा उनको बुला लीजिएगा, वो जानकारी दे देंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आ रहे हैं और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सरकार रिपीट होने का ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ओहो, नहीं तो वो तो यही कहेंगे, उन्हें कहना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी की मुसीबत ये नहीं है राजनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट करने के लिए कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है? अरे बहुत हैं, बहुत है। कोई उनका नाम भी नहीं जानता जो बहुत हैं। अरे नहीं, सबको जानते हैं सब लोग। क्यों नहीं है? बहुत लोग हैं। अरे मैं नहीं। यहाँ भी जो जनता बैठी है और जो हमें फीडबैक उत्तर प्रदेश से मिलता है, लोग आपको मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, इसमें खुद सब मना करेंगे, नहीं मत जाइए। क्यों? नहीं, वहाँ नेताओं की कमी नहीं है बहुत। भारत कांग्रेस मुक्त तो हो चुका है, लेकिन गरीबी मुक्त कब होने वाला है? कब तक हो जाएगा? उसी दिशा में हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार का बैंकों में अकाउंट खुला है। कोई भी गरीब परिवार पहले बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस गरीब के पास पैसा रहा हो अथवा न रहा हो, नहीं पैसा रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार खुला है। नंबर 1। और उसे रुपे कार्ड भी उनको उपलब्ध होगा। यदि खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना आदि हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। यह भी होगा। 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी वह गरीब निकाल सकता है। यदि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई गंभीर संकट पैदा हो गया, तो वह गरीब जाएगा अपना रुपए कार्ड वहां पर बैंक में, और वहां से 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट, पैसा नहीं है 5,000, फिर भी 5,000 रुपया बैंक दे देगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। पूरे साल में 320 रुपया जमा करके 2 लाख रुपए का बीमा पक्का। दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, यह सब सारी योजनाएं। अब अटल पेंशन योजना हर महीने 1 रुपया आपको जमा करना है, 1 रुपया। तो यानी फ्यूचर के प्रति लोगों के अंदर एक भरोसा और विश्वास पैदा हो जाए, इस देश के गरीबों के अंदर भी। यह पहल
पहली बार इस देश में यदि किसी सरकार ने की है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी या बीजेपी लेडी एनडीए सरकार ने की है।